चलो दोस्त, गुड इवनिंग मेरे गाइस और मेरे दोस्त। आज हमारे लिए आ चुके हैं आपके लिए, हमारे लिए आपके लिए हम लेके आ चुके हैं, याद रखना, क्लास 10 का जो फिजिक्स है, भौतिकी है, उसका चैप्टर 2, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार। देखो, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार से आपको नहीं हो तो आपके एग्जाम में 8 नंबर के एग्जाम में पूछता है, कम से कम 8 नंबर इस चैप्टर से आता है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। पढ़ोगे तभी हो पाएगा 8 नंबर क्लियर। और इतना मैं गारंटी देता हूं कि 8 नंबर अभी मैं क्लियर करूंगा, 100% गारंटी के साथ 8 नंबर आराम से क्लियर कर पाओगे। चैप्टर आपको पता है, क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं तथा रंग बिरंगी संसार। इस चैप्टर का नाम है, जिसका हम लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आ चुका है लेकर हम साथ में इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप भूल नहीं सकते हो, आप छोड़ नहीं सकते हो। और साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको खुद पता है कि हम आपके लिए इतना जब मेहनत करते हैं। आप मेरे लिए एक दोस्त के पास जरूर शेयर कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर आपके लिए, बोर्ड एग्जाम बाय कुंदन सर आपके लिए इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करते हैं, तो आप एक बार शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना बकवास किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का आता है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। जो आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा, समंजन क्षमता होता क्या है। ठीक है ना, समंजन क्षमता किसे कहते हैं। देखो, समंजन क्षमता सिंपल बेसिकली क्या होता है, नेत्र नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है, क्षमता मतलब पावर, आप समझ रहे। तो नेत्र नेत्र मतलब आंख, आंखवा के, आंखवा ना जाना ला, ये आंखवे ना है नेत्रवा, कौन कहले आंखिए घोप दे। देखो, आंखिए खोप दे, इसीलिए कहा। तो कहते नेत्र की समंजन क्षमता या आंख की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है, क्या होती है, जिसके कारण, जिसके रीजन से, जिसके कारण आंख अपनी फोकस दूरी को क्या करती है, समायोजित करती है। यानी कि किसी फोकस को एक दूसरे के एक जगह समझोजित करती है, मतलब एक जगह इकट्ठा करती है। क्या करती है, उसको समायोजित करके निकट एवं दूर से आने वाली, दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करती है। जो रेटिना होता है, यह हमारा रेटिना है, जिस पर आने वाली प्रकाश की किरण क्या होता है, रेटिना पर फोकसित होता है। देखो, फोकस हो रहा है, इस रेटिना पर फोकसित हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि रेटिना पर फोकसित हो रहा है। यह ई रेटिना नहीं, ये रेटिना, ई रेटिना पर फोकसित हो रहा है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये कहता है रेटिना पर फोकसित करता है। और सामान्य अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता डायोप्टर होती है। यानी कि उसका मात्रक पूछा गया मेरे दोस्त कि सामान्य अवस्था के लिए नेत्र की समंजन क्षमता डायोप्टर होती है। ठीक है ना, तो आपने समझा समंजन क्षमता क्या है। समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता नेत्र की वह क्षमता होती है जो आंख पर, यानी कि आंख होता है क्या, जिसके कारण आंख अपनी फोकस दूरियों को, क्या फोकस दूरियों को समायोजित करके निकट एवं दूर से आने वाली वस्तुओं, क्या करते हैं, वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करता है। इसका मेन काम क्या है, एवं दूर एवं निकट से आने वाली वस्तुओं को प्रकाश का क्या करता है, रेटिना पर फोकसित करता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दृष्टि दोष क्या है सॉरी, और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। देखो, दृष्टि दोष बेसिकली आपको बात करें, दृष्टि दोष क्या है, कोई अगर कोई व्यक्ति दूर एवं निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसको दृष्टि दोष कहते हैं। सिंपल दृष्टि दोष का डिफिनेशन क्या है, कई कारणों से, मतलब बहुत सारे कारणों से, कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी कि सिंपल, जो आंख किसी का खराब हो गया, तो कई कारणों से क्या होता है, जो नेत्र है, आंख है, बहुत दूर स्थित जो वस्तु है, बहुत दूर आपसे स्थित जो वस्तु है, उसको, या निकट की वस्तु को, यानी कि निकट स्थित वस्तुओं को हम क्या करते हैं, स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। हमारा आंख उसका प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा, तो हम देखेंगे क्या, घिउरा है, तो हम क्या होगा, स्पष्ट, क्या करते हैं, स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। यानी कि वस्तुओं का जो निकट एवं दूर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर नहीं बनता है। और रेटिना पर बनेगा तब ना वस्तु को देख पाएंगे, रेटिना पर नहीं बनता है। ठीक है ना, बनने की क्षमता खो देता है, यानी कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनना चाहिए उस क्षमता को खो देता है। इसी इसी कमी को हम दृष्टि दोष कहते हैं मेरे दोस्त। दृष्टि दोष क्या है, सिंपल है, कई कारणों से नेत्र नेत्र की बहुत दूर रखी वस्तु, यानी कि बहुत दूर स्थित वस्तु एवं निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनने की क्षमता खो देता है।
यानी कि रेटिना पर बनने की क्षमता को खो देता है, यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना पाता है, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी कमी को हम दृष्टि दोष कहते हैं, याद रखना। और दृष्टि दोष बेसिकली 3 प्रकार के होता है, ऐसे आपको 4 प्रकार के पढ़ना होता है दृष्टि दोष, लेकिन बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता जिसको हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे उसको ही पढ़ना, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है मैंने, लेकिन अधिकतम आपको 4 प्रकार के ही प्रयास आएंगे, इस पर जरूर फोकस कीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना। और एक होता है अबिंदुकता जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा दृष्टि दोष क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष क्या है, कई कारणों से नेत्र दूर स्थित वस्तु एवं निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, या उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, और इसी की क्षमता यानी कि उसकी क्षमता को खो देता है, उसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, इसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। ये इसके लिए 4 प्रकार या 3 प्रकार कह सकते हो, निकट, दूर, जरा एवं अबिंदुकता, ठीक है ना। अब एक एक करके तीनों को पढ़ने के प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपके पास निकट दृष्टि दोष। देखो निकट दृष्टि दोष क्या है, आपसे पूछेगा निकट दृष्टि दोष क्या है, उसका कारण किस कारण से होता है, उसका उपचार कैसे कर सकते हैं, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम सभी को पढ़ेंगे बारीकी से। तो निकट दृष्टि दोष की बात करें, इस दोष के कारण यानी कि जब किसी व्यक्ति को बाय द केस निकट दृष्टि दोष हो गया, वो कैसे पता करेंगे कि भाई निकट दृष्टि दोष है। जब देखिए, जब निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा, थोड़ा उल्टा लग रहा है ना, उल्टा लग रहा है ना। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमको अगर बाय द केस आपको निकट दृष्टि दोष हो गया या हमको निकट दृष्टि दोष हो गया, यानी कि निकट दृष्टि दोष कहने में निकट दृष्टि दोष है, दोष क्या है निकट की, लेकिन निकट की नहीं होता है मेरे दोस्त, यानी कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेते हैं, लेकिन निकट रखल है ना उसको हम देख ले, लेकिन दूर से अवैत कोई बा ओकरा के हम ना देख पाए, ओकरे के कहल जाले निकट दृष्टि दोष। कथी कहल जाले, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहाँ, जब निकट की वस्तुओं को देख हम, दूर की वस्तुओं को ना देखा, तो निकट दृष्टि दोष बा। फिर से समझिए, आपको कहने में लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष कह रहे, निकट दृष्टि दोष क्या दोष है, निकट, लेकिन निकट की वस्तुओं के स्पष्ट देखते हैं, दूर की वस्तुओं को नहीं देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, इस दोष के कारण कोई व्यक्ति क्या होता है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, स्पष्ट रूप से देख पाता है। दोष कौन है, निकट दृष्टि दोष। और किसको देख रहा है, निकट की वस्तुओं को, यानी कि निकट की वस्तुओं को देख ले रहा है। दोष कौन है, निकट दृष्टि दोष। यानी कि बेहुदा थोड़ा उल्टा कर दिया है ना, रीजन यही होता है मेरे दोस्त, याद करने में कंफ्यूजन को पैदा करेगा। निकट दृष्टि दोष क्या है, जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख पाता है किंतु दूर की वस्तुओं को, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दूर से आने वाली वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, इसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझना ध्यान से, निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है, तो निकट दृष्टि दोष 2 कारण से होता है। कौन कौन से कारण, इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। कौन कौन से कारण, पहले का कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। जिसे देखिए, नेत्र लेंस और रेटिना, जिसे यह रेटिना है और नेत्र लेंस यहाँ पे है, ठीक है ना, नेत्र लेंस है, इसके बीच की दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, इसे देखो सिंपल समझो, आपकी बीच की दूरी कैसे बढ़ता है, देखो बाय द केस आप समझ लेना, आपका यह नेत्र है, ठीक है ना, यह आपका नेत्र लेंस होता है, यहाँ से कोई फोकस आ रही है, प्रकाश आ रही है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे फोकसित हो रही है, फिर इधर से प्रकाश आ रही है, ठीक है, यहाँ फोकसित हो रही है, ये आपका रेटिना हुआ, ठीक है ना। अगर इसकी दूरी मान ले, इसकी और इसकी बीच की दूरी मान ले 1 से, इसकी, अब समझना, प्यार से समझोगे समझ में आएगा। अगर इसी दूरी को हम, इस दूरी को हम बड़ा बढ़ा दे, थोड़ा बढ़ा बढ़ जाता है, मान लेते ये दूरिया जो है बढ़ जाता है, मान लो हमारा ये दूरी था, यहाँ से ये रेटिना है, रेटिना के बीच की दूरी x से तंगा बढ़ जाता है, x प्लस कुछ होता है, यानी कि इसकी दूरी y हो जाता है, बढ़ जाता है, इसके बीच की दूरी, तो आने वाली प्रकाश के किरण क्या होगा, ये रेटिना पर पहुंचेगा नहीं, पहले ही घूम जाएगा, यानी कि जाना चाहिए कहाँ, रेटिना पर, क्योंकि इसकी दूरिया क्या हो गया, आंखवा की रेटिना, इसके बीच की रेटिना और फोकस की दूरी क्या होगी, लेंस और लेंस जो है आपके सामने, ये लेंस है ना, है ये उत्तल लेंस है,
ठीक है। उत्तल लेंस, आंख में हमारा उत्तल लेंस होता है, यहाँ पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, आंख में कौन सा लेंस का उपयोग? उत्तल लेंस का। ये उत्तल लेंस है, इस पर आया और इसको पढ़ना कहाँ चाहिए? इसका लेंसो अब इसके लिए यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होगा रेटिना तब आराम से फोकसित हो जाता, लेकिन बेचारा इसकी दूरी बढ़ गया है और बढ़ने की वजह से क्या होगा, पहले फोकसित हो जाएगा। जब पहले फोकसित हो जाएगा तो यहाँ पे फोकसित होगा, फोकसित होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसकी बीच की दूरी क्या होगा, लमर गया, बढ़ गया। बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसका आंखवा खराब हो जाएगा। ठीक है, वही कहता है इसका मुख्य कारण क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को बढ़ जाना। ठीक है ना, पहले का कारण। दूसरा का कारण क्या है, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। अब नेत्रो लेंस को आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा, जैसे देखो इसे यहाँ पे कोई नेत्र लेंस है, हाई नेत्र लेंस इतिचा का होता है, अब हाई हितिचा का हाई हताचा का हो जाए, अगर नेत्र लेंस बढ़ जाए प्रका चुके तो क्या होगा, होना चाहिए इतिचा के, तो ये फोकसित करता है एकदम आराम से, जब कोई किरण जाता है इस पर एकदम आराम से फोकसित हो जाता है, इस पे ये आराम से जाता है, आराम से फोकसित हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाई अब नेत्र लेंस इतना मोटा हो जाए तो ये इस पर आएगा प्रकाश एकदम फेंक देगा, इसे फेंक देगा ना, तो उससे क्या होगा, उस वजह से भी, तो यानी कि नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना क्या कहलाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी पहले ही फोकसित हो जाएगा, इस वजह से भी हमारा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, जब निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, नेत्र लेंस और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, यानी कि बढ़ जाता है, या उसके जो नेत्र लेंस है, लेंस की मोटाई को आवश्यकता से अधिक बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी पहले ही फोकसित हो जाता है। इसका दो कारण है। इसके उपचार कैसे कर सकते हैं, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, इसकी निवारण करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग करके इसका हम निवारण कर सकते हैं। अवतल लेंस से बना जो चश्मा होता है ना, चश्मा, ये अवतल लेंस, ये क्या है, ये हमारा जो है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस इसलिए क्यों, आपको बताए क्या, बताते हैं, समझिए। हमार दूर तो सब सब दिखा दे, निकट इतना सट के न रही ले कि निकट में हमार खराब हो गेल बा। दिन भर एकदम लाइट में पढ़ाई रही ले, तोरा के दिन भर एकदम पढ़ाई रही ले, इतना मेहनत करने, लैपटॉप कंप्यूटर कंप्यूटर के एकदम पीडीएफ बनावे के बाद, पढ़ावे के बाद, एकदम दिन रात लाइट के चक्कर में लाइटवा हमारा अखवा खराब कर दे। आप लोग की वजह से मेहनत की आप लोग के लिए, हम कहेंगे आप ही लोग क्यों ना, ठीक है ना, लेकिन क्या कीजिएगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। इस वजह से हमारे का उत्तल लेंस, क्योंकि हमारा दूर दृष्टि दोष हो गया, क्योंकि दूर की वस्तुओं को देखते हैं लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख पाते, इसलिए दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है ना, उत्तल, इसका ट्रिक भी मैं समझा चुका हूं आपको, कैसे मैं बता दूंगा। ठीक है ना, देखो उपचार कैसे कर सकते हैं, इसका निवारण, निकट दृष्टि दोष का, इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा निकट दृष्टि दोष हुआ। अब दूर दृष्टि दोष समझिए, बहुत इजी, अब यह बहुत इजी हो जाएगा। देखिए दूर दृष्टि दोष कहा, क्या गया, दूर दृष्टि दोष, लेकिन दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट देखते हैं, निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाते। दूर दृष्टि दोष कहने के मतलब है कि इस दोष के कारण व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से क्या होता है, देख पाता है, किंतु निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता। किसको, निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, इसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दुर्ग को हम दीर्घ भी कहते हैं, मेरे दोस्त, दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, याद रखना, दीर्घ, दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। दूर या दीर्घ की बात करें, याद रखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसका निवारण, इसका कारण क्या होता है, इस किस कारण से होता है, याद रखना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाता है मेरे दोस्त, यानी कि पहले कितना रहता है, अतना, यहाँ पे नेत्र लेंस है, आएगा प्रकाश, फटाक से जाकर रेटिना पे फोकसित हो जाएगा, आएगा प्रकाश, फटाक से रेटिना फोकसित, अब इसकी दूरी कम हो जाएगा, इसलिए बाहर जाकर फेंक देगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे कोई लेंस है, अब ननी जाके बन गया, अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ से गया प्रकाश, जाके इधर अटक गया, यहाँ से गया, यहाँ फोकसित होना चाहिए, जाके फोकसित कहाँ हो रहा है, बाहर, यहाँ पे हो गया फोकसित, यानी कि कम हो गया इसकी दूरी। फोकसित कहाँ पे हो गया, यहाँ फोकस कर रहा है, फोकस कहाँ करना चाहिए, वहां पे, इसलिए इसकी क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी के घट गया, और घटने की वजह से क्या होगा, फोकसित कहाँ हो गया, बाहर फोकसित कर रहा है, तो हम क्या देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना, और यह इसका मुख्य कारण है। सेकेंड नंबर कारण क्या है, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा, बाय द केस इतना और इतना होता है। ठीक है, इतना नॉर्मली होता है। अब इस नेत्र लेंस को आपको हेती जगह हो जाएगा, लो हेती जगह देखो,
आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा, पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे जाएगा और हेकेदा फेंक देगा इधर, यहाँ जाएगा हेकेदा फेंक देगा इधर, और वहीं बन जा रहा है, पर वो तो कैसे होगा? बनना चाहिए क्या बेसिकली, ऐसे जाकर यहाँ पे बनना चाहिए, ऐसे जाकर यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है ना, बनना चाहिए रेटिना पे, लेकिन पतला हो गया, पतला होने की वजह से यहाँ फेंक दे रहा है। इसलिए ध्यान रखना, दो कारण है। पहले का कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को कम हो जाना, और नेत्र लेंस के आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। इसका दो मुख्य कारण है। इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? इसको निवारण करने के लिए हम उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस से बने हम चश्मे का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, ठीक है ना। मैं आपको ट्रिक भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, जरा दृष्टि दोष बहुत प्यारा सा है। जरा दृष्टि दोष में ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, इस दोष में क्या होता है, कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को, ना तो दूर की वस्तुओं को, ना निकट की वस्तुओं को, ना दूर की वस्तुओं को, किसी भी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तब हम इस दोष को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। देखो, इस दोष में ग्रसित व्यक्ति, यानी इस दोष से जो ग्रसित है, मतलब इस दोष से जिसको हो गया है, ग्रसित व्यक्ति क्या होगा? नजदीक स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, मतलब दोनों खराब रहता है। ना निकट की वस्तुओं को देख पा रहा है, ना दूर की वस्तुओं को देख पा रहा है, यानी कि दोनों के दोनों खराब है। तो इसको हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। मैंने समझाया, इस दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुओं को एवं दूर की वस्तुओं को, दोनों वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं, तो इसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका मेन रीजन क्या होता है? ये बुढ़ापा में होता है, ज्यादातर ये बुढ़ापा में होता है, ठीक है। बुढ़ापा जब हो जाता है, ये बुढ़ापा में। इसका कारण क्या है? इस दृष्टि दोष, यानी कि इस दृष्टि दोष का मुख्य कारण यहाँ पे सिलियरिया क्या हो जाएगा? सिलियरी मांसपेशिया जो होता है ना, मांसपेशिया वो सिकुड़ जाता है बुढ़ापा में। देखिएगा ना, मांस सिकुड़ जाएगा, ये सब एकदम सिकुड़ जाएगा, एकदम जैसे मांस सिकुड़ जाता है। आपका भी सिकुड़ेगा, मेरा भी सिकुड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है मुख्य कारण? यहाँ पे सिलेरिया मांसपेशिया क्या होता है यहाँ पे, वो ठीक से कार्य नहीं करता है। जो सिलेरिया मांसपेशिया होता है, ठीक से कार्य नहीं करता है। यह नेत्र लेंस प्राय अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को होता है। यह जो जो नेत्र लेंस है, सॉरी, यह दृष्टि दोष जो है, वो अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को होता है, जो ज्यादा बुढ़ापे हैं उसके लिए यह होता है ज्यादातर, ठीक है ना। इसका कारण क्या? इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? इसका उपचार हम बाइफोकल लेंस, यानी कि उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, जिसको हम बाइफोकल, जिसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं हम लोग, किसमें? जरा दृष्टि दोष में। तो जरा दृष्टि दोष क्या है? जब इस दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर एवं निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, या निकट एवं दूर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, इससे हमको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? इसका मुख्य कारण बेसिकली क्या होता है जरा दृष्टि दोष को? ये क्या होता है, सिलेरी मांसपेशिया जो होता है, सिलेरी मांसपेशिया को ठीक से काम ना करना इसका मुख्य कारण है। इसका निवारण, इसका उपचार हम लोग बाइफोकल लेंस के चश्मे से बने का उपयोग करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा दृष्टि दोष था। तीनों दृष्टि दोष समझे बहुत प्यार से। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जब कोई प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है, तो 7 रंगों का विभक्त हो जाता है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको बैजानी पिनाला कहते हैं। रंग होता है बैगनी होता है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। यहाँ पे यह आपको 7 प्रकार के रंग होते हैं। बैजानी पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, अ, हरा, येलो यानी कि पीला, ऑरेंज और रेड होता है, इसको बैजानी पिनाला कहते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यह प्रिज्म होता है, यह श्वेत प्रकाश है। तो क्या कहा? श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बहुत ईजी है, या इस प्रकार से कहते हैं, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नाम के तौर पे बैजानीह पिनाला, याद रखना, कैसे याद रखना है? बैजानीह पिनाला, बैजानीह पिनाला, पिनाला। देखो, इसका नाम कैसे लिखोगे? बैजानी पिनाला। इसका नामकरण कैसे करोगे? ब से बैगनी, ज से जामुनी, न से नीला, ह से हरा, प से पीला, न से क्या होगा यहाँ पे? पीनाला, पीला यानी पिनाला, ला से लाल, ठीक है ना। शायद हो गया, बैजानी पिनाला,
पी से पीला, बैजानी, पी नाला, नौ से नारंगी, ठीक है, छूट रहा है, नौ से नारंगी ये छूट रहा था, ठीक है। देखो बैजानी पिनाला, याद रखना, ब से बैगनी, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूँ, बैगनी, इसका देखो शॉर्ट नेम याद रखना, बैजानी पिनाला। अगर आपसे बार बार पूछे कि जो वर्ण विक्षेपण क्या उसका रंग आपको याद न रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा रखना है कि इसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसको हम लोग 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है प्रिज्म के माध्यम से, जो प्रिज्म बनाना है। या इस प्रकार से जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसका नाम है बैजानी पिनाला। नाम याद रखना है, बैजानी, बैजानी, बैजानी पिनाला, पिनाला, ठीक है ना, बैजानी पिनाला। मैं एक साथ लिखा हूं, बैजानी पिनाला एक साथ ही लिखा जाता है। तो कैसे कैसे, ब से बैगनी, ज से जामुनी, न से नीला, ह से हरा, प से पीला, न से नारंगी, ल से लाल। देखो 7 हो जाएगा, 3 3 6 1 7, 7 रंग हो गया, टोटल 7 रंग होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बैगनी, नीला, ब्लू, हरा, उसके बाद क्या है, पीला, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार से 7 रंग का नाम लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना बैजानी पिनाला शॉर्ट नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है कैसे? देखिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। पुनः दूसरे प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो वो एक एक रंग में विभक्त हो जाता है, यानी इससे सिद्ध होता है कि वह क्या है, ये जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का समूह होता है। देखो मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे क्या है, श्वेत प्रकाश मूलतः 3 रंगों का समूह है, 3 रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। देखो जो श्वेत प्रकाश मूलतः 3 रंग होते हैं, जिसमें आपका लाल, हरा और नीला होता है, ठीक है ना, नीला होता है, से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश 3 रंगों से, 3 रंगों का समूह होता है, इसमें लाल, हरा, नीला होता है, से बना होता है, ठीक है। इस रंगों को अलग अलग बांटने पर 7 रंग प्राप्त होता है, इसको अलग अलग बांटने पर 7 रंग प्राप्त होता है। ये रंग बैगनी है, ठीक है, बैगनी है, नीला, बैगनी के बाद आपको जामुनी होगा, बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। जामुनी छूट गया शायद किसी, ठीक है ना, जामुनी छूट गया होगा, जामुनी है। ये सभी रंग एक साथ मिलता है तो तब ये श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, यानी कि जब सभी रंग एक साथ मिलता है तो श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। सिद्ध करने का उपाय क्या, फिगर लो, मान लेते हैं हमारा एक प्रिज्म है, ठीक है ना, प्रिज्म है, इस प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, ये प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म, ये प्रिज्म से 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गया, कितने रंगों में, 7 अवयवी रंगों में, ठीक है। अब ये 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गया, अब क्या करेंगे, 7 अवयवी रंगों को फिर से क्या करेंगे हम लोग, एक प्रिज्म के माध्यम से इसको गुजारेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हुआ, और फिर यह जाकर एक जगह मिल जाएगा, और यहाँ पे श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा, ठीक है, और यह जाकर पूरा श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा। इस प्रकार से क्या होगा, पहले श्वेत प्रकाश था, लास्ट में भी श्वेत प्रकाश, यानी कि पहले 7 गो रंग था तो चला, लेकिन बाद में फिर श्वेत प्रकाश होगा। ये सिद्ध होता है कि हमारा जो श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, इन धनुष किसे कहते हैं? देखो इन धनुष मेरे दोस्त काफी बहुत प्यारा सा, इन धनुष कब दिखाई देता है, जब बारिश हो रही हो हल्का हल्का, या बारिश हो चुकी हो, यानी कि वर्षा हो रही हो या बारिश, वर्षा हो चुकी हो, तो हम अगर सूर्य की तरफ पीठ करके, अगर सूर्य सूर्य इधर उगा है, सूर्य अगर पीछे उगा है, इस इधर सूर्य इधर है ना, सूर्य अगर पीछे है, इस तरह खड़ा होंगे तो सूर्य का प्रकाश इधर पड़ता है, तो इधर आपको एक इंद्रधनुष दिखाई देगा। यह बेसिकली क्या होगा, एक सुंदर दृश्य नजर आता है 7 रंगों का, उसको इंद्रधनुष कहते हैं। जैसे डिफिनेशन के तौर पे क्या लिखेंगे, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, जब वर्षा होने के बाद सूर्य चमकता है, और हम सूर्य की ओर पीठ करके, सूर्य अगर इधर, सूर्य की ओर पीठ करके हम खड़ा होते हैं, तो जस्ट समझा आपको, सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होते हैं ना, खड़ा खड़ा होते हैं, तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार, देखो अर्धवृत्ताकार, यह अर्धवृत्ताकार होता है दोस्त, यह अर्धवृत्ताकार होता है, इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार एक सुंदर दृश्य नजर आता है। अर्धवृत्ताकार रंगीय पट्टी दिखाई पड़ता है, क्या, रंगीय पट्टी, जिसमें 7 रंग होता है, रंगीय पट्टी प्राप्त होता है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीय पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं,
क्या कहते हैं, इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष कैसे होता है, जब वर्षा के बूंद पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह वर्षा का बूंद जो होता है, वर्षा का बूंद जो होता है वह प्रिज्म का कार्य करता है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है और आसमान में बहुत सारा धूलकण स्थित है, उस धूलकण एक पर्दा की तरह कार्य करता है, उस पर एक चित्र बन जाता है 7 अवयवी रंगों का, जिससे हमको सुंदर दृश्य दिखाई देता है इंद्रधनुष का। तो इंद्रधनुष क्या है मेरे दोस्त, इंद्रधनुष सिंपल है, वर्षा वर्षा यानी कि सिंपल है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है तो हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होते हैं, तो हमें कभी कभी आसमान में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देता है। इस रंगीन अर्धवृत्ताकार पट्टी को ही क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, जो आपके सामने फिगर में आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे वो हमारे बउआ खड़ा हतुन, कौन भाई, भोलवा बा, भोलवा, ठीक है, भोलवे लगैता, हाँ भोलवे बढ़ले बा, चलो कोनो तो पापा के परी होते, भोलवा देखैता, ठीक है, इंद्रधनुष बना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में फैलाने की क्रिया, विभिन्न दिशाओं में छितराने यानी कि फैलाने, छितराने के प्रकाश को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकीर्णन कहते हैं। मैंने कहा किसी कण पर पकड़कर, कण पर पड़कर किसी कोई कण है, इस पर पड़कर प्रकाश, यानी कि जब कण पर कोई प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, पड़कर एक अंश के विभिन्न दिशाओं में, यानी कि प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने यानी कि फैलने की क्रिया ही प्रकाश को क्या करता है, प्रकीर्णन कहलाता है। छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए प्रकीर्णन में बहुत सारा आता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, हमारा खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, रेल का सिग्नल लाल क्यों होता है, ये सब यहीं पे पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस पर अब क्वेश्चन आ गया। देखिए तारे बहुत दूर हैं, तारे हमसे काफी दूर हैं, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत से निकलते हैं। ये प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलते हैं, जब निकलते हैं तो क्या हो गया, तारे से आने वाली प्रकाश का जो पथ होता है, रास्ता होता है, देखिए तारे बहुत दूर है, इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत से निकलते हैं, क्योंकि प्रकाश जहां से आता है, तारा का प्रकाश बहुत दूर से आता है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर से, वहां पे एक सूर्य की तरफ बिंदु होगा, उससे प्रकाश जब निकलता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, बिंदु स्रोत से जब निकलता है प्रकाश, तो तारे से आने वाला प्रकाश का पथ थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, तारे से आने वाला जो प्रकाश होता है थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित हो जाता है। क्या होता है, तारे की आभासी स्थिति विचलित हो जाती है, तथा प्रकाश आंख से आने वाली प्रकाश क्या होते हैं, आंख आंख में प्रकाश आने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिली रहती है, मतलब झिलमिलाते रहती है, ठीक है, झिलमिलाते रहती है, जिसके कारण हमको क्या, तारा टिमटिमाते नजर आता है। इसका डिफिनेशन का थोड़ा सा अर्थ उल्टा है, मैं समझाता हूँ फिर से। देखो तारा क्यों टिमटिमाता है, देखिए तारा हमारे से लाखों किलोमीटर दूर है, काफी दूर है। तारा से जो आने वाली प्रकाश है, जो जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में बहुत सारा धूलकण होता है, और उस प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होने लगता है, और उस प्रकीर्णन की वजह से तारा टिमटिमाता हुआ नजर दिखता है। मैंने कहा ये डिफिनेशन बहुत सटीक है। मैंने लिखा कि जब तारा हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, या तारा बहुत दूर है, तारा से आने वाली प्रकाश के किरण जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण होता है, और वायुमंडल में उस प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है, प्रकाश का पथ बदल जाता है, और आपको बार बार ऐसा नजर आएगा, प्रकाश का पथ बदलने की वजह से तारा हमको टिमटिमाती हुई नजर प्रतीत होता है। बस इस बात को आप लिख सकते हो। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, क्या है, तारा हमसे बहुत दूर है, तारा से आने वाली प्रकाश की किरण जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उस प्रकाश का प्रकीर्णन होने लगता है, इसी प्रकीर्णन की वजह से हमारा तारा टिमटिमाती हुई नजर प्रतीत होता है। ठीक है, इस चीज को लिख सकते हो मेरे दोस्त, या ये डिफिनेशन डायरेक्ट छाप सकते हैं आपके सामने दोनों, क्योंकि हम देखो हम अपना से डिफिनेशन बनाते हैं, ना किसी बुक से उठाते हैं, क्योंकि बुक का डिफिनेशन काफी हार्ड का होता है, और जब अपना से डिफिनेशन बनता है, देखो डिफिनेशन वही वैसा ही रहता है, ऐसा नहीं कि हम गलत डिफिनेशन दे देंगे मेरे दोस्त, ऐसा नहीं, डिफिनेशन वही, लेकिन अपना लैंग्वेज में बनाया जाता है, लैंग्वेज अपना होना चाहिए, तभी आपको नंबर पूरा मिलेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे का सिग्नल प्रकाश, यानी कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है।
जो रेलवे का सिग्नल होता है लाल क्यों होता है? देखिए रेलवे का सिग्नल का जो प्रकाश लाल रंग का होता है, लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि लाल प्रकाश का क्या होता है, संकीर्ण सर्वाधिक होता है। देखो यहाँ पे भी डिफिनेशन थोड़ा सा अजीब है, मैं अपना अपना से लिखता हूँ। देखो रेलवे का सिग्नल लाल होता है क्योंकि, मैं इस डिफिनेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिखना चाहता हूँ, आपको दिखिएगा। देखिए मैं लिखता हूँ, यहाँ से डिफिनेशन शुरू करता हूँ, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। रेलवे का सिग्नल, ठीक है ना, रेलवे का सिग्नल लाल होता है क्योंकि, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तथा लाल रंग को दूर से भी स्पष्ट 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 रूप से देखा जा सकता है। मेरे दोस्त यह जो डिफिनेशन लगा, इस डिफिनेशन को फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया, छाप लीजिए कैसे भी करके। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ फटाक से, मैं फिर आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा कि रेलवे का सिग्नल लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और तथा लाल रंग को हम दूर से भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या दूरस्थ मतलब दूर स्थान से भी इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसीलिए रेलवे का सिग्नल लाल होता है। या ये डिफिनेशन छाप सकते हैं कि रेलवे का सिग्नल प्रकाश का रंग लाल होता है क्योंकि, इसलिए होता है क्योंकि लाल प्रकाश का रंग सर किन जो सर कर्ण किरणन सर किरणन है ना, सर किरणन सर्वाधिक होता है। सर किरणन है मतलब वह तरंग दैर्घ्य, मतलब सर किरणन वही तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है जिससे यह दूर से दिखाई देता है। बस यही डिफिनेशन है, अपना तरीका से डिफिनेशन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। चलिए, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है? बस सिंपल है, खतरे का संकेत लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तथा यहाँ पे प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि लाल रंग को हम दूर से भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यही कारण है कि खतरे का संकेत लाल होता है। यही डिफिनेशन छापना है मेरे दोस्त। यह खतरे का संकेत लाल होता है क्यों, या रेलवे का सिग्नल लाल क्यों होता है, दोनों का डिफिनेशन यही है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। यह डिफिनेशन मेन हुआ। वह रेलवे, ये देखो क्वेश्चन दो कहेगा कि खतरे का संकेत लाल क्यों होता है या रेलवे का सिग्नल लाल क्यों होता है। डिफिनेशन यही छापना है कि खतरे का संकेत लाल होता है या रेलवे का सिग्नल लाल होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि लाल रंग को दूर से भी स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यही कारण है कि खतरे का संकेत या रेलवे का सिग्नल लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मैं फटाफट, मेरा क्लास का भी टाइम होगा, एक और क्लास। देखो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग से कम होती है, नीले रंग से कम होती है, ठीक है ना, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, नीले रंग से अधिक होती है। यही कारण है कि नीले रंग ऊपर ही फैल जाती है और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, जिससे हम सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा अभी। टिंडल प्रभाव क्या है? तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित, यानी कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। मैंने कहा किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। और इस चैप्टर का आपको
मानो तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन था। मानो नित्य एवं रंग बिरंगे संसार का, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। इस क्वेश्चन को याद करोगे, आपको ये 8 नंबर कोई नहीं छीनेगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है ना? इसलिए स्किप नहीं करना है, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।